हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे 2016 में रिलीज हुआ एक मलेशियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म मुनाफिक के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय शामसुल यूसुफ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स शामसुल यूसुफ एज उस्ताद आदम, जो एक ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नाबिला हुडा एज मरिया, सबरीना आली एज जेती, जो मरिया की स्टेप मॉम है, राजिब सलीमीन एस पाक ओस्मान, जो मरिया के पिता है। ये कहानी है आदम की। वो एक मुस्लिम मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वो अपने बीवी और बेटे के साथ एक गांव में रहते हैं। उनके पास गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो गांव वालों की मदद करते हैं, उन्हें रिलीजियसली हील करते हैं। बहुत ही साधारण सी जिंदगी है उनकी और वो अपने बीवी और बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि उनकी ज़िंदगी से सारी खुशी छिन जाती है। एक रोड एक्सीडेंट में आदम की बीवी सुलेखा गुजर जाती है और वो भी उन्हीं के आंखों के सामने। आदम भी इंजर्ड हुए थे और वो धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जुलेखा अभी इस दुनिया में नहीं है। दिन बीतता गया लेकिन वो अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए। वो अभी भी अल्लाह को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अभी वो गांव वालों की और मदद भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर इतना ताकत ही नहीं बचा। उनकी बेस्ट फ्रेंड आसमान और इमाम आली उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ है उसे भुला दो, आगे बढ़ो। जब तक तुम उस हादसे को अपने जहन से नहीं निकालोगे, तुम्हें शांति नहीं मिल सकता। लेकिन आदम इस बात को कैसे भुलाए कि उस दिन उनके गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हुआ था, बल्कि उस एक्सीडेंट को इंटेंशनली करवाया गया था। किसी ने जानबूझकर जुलेखा को मार डाला है। लेकिन किसने? कौन कर सकता है उनके साथ ऐसा, और क्यों? उन्हें जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वो ना उस हादसे को भुला पाएंगे, ना उन्हें शांति मिल सकता है। आदम के बेटे आमिर भी अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। वो हमेशा सपने में अपनी माँ को देखता है। एक दिन बाप बेटे मिलकर जाते हैं ग्रेवयार्ड में और वहाँ पर उनकी मुलाकात होता है शाह नाम के एक व्यक्ति से। ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हम देखते हैं शाह बहुत ही अजीब तरीके से आदम की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम इसी गांव की एक लड़की मारिया को देखते हैं। वो कुछ सहमी सी है, हमेशा डरी डरी से रहती है और वो डिप्रेशन की दवाई भी लेती है। उसकी माँ गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की है और उसकी स्टेप मॉम जेती के साथ उसकी रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। वो एक ऑफिस में काम करती है। वहाँ पे उसकी जो बॉस है वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक दिन अचानक से काम खत्म होने के बाद वो जब ऑफिस से निकल रही थी, अचानक से लिफ्ट में लाइट्स ऑन ऑफ होने लगता है। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम क्लियरली मारिया के चिल्लाने की आवाज़, उसके ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करने की आवाज़ सुन पाते हैं और ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी शक्ति उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो गाड़ी में घर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन रास्ते में फिर से वो कई सारे घोंसले ऑपरेशंस देखती है। घर में जेती को पता लगता है मारिया शैतान के बारे में स्टडी कर रही है। यह सब देखकर वो अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पाक उस्मान को ऐसा लगता है कि जेती शायद अपने स्टेप डॉटर को झेल नहीं पा रही, इसीलिए झूठ मूठ की कहानियां बना रही है। लेकिन शायद बात कुछ और ही था। घर लौटने के बाद मारिया के ऊपर फिर से शैतानी हमला होता है और इस बार वो कम्प्लीटली पोसेस्ड हो जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से जेती भी कमरे में आ जाती है और उसकी हालत देखकर जेती की रूह कांप उठती है। नेक्स्ट डे अचानक से आदम के घर आते हैं उनके पिता रहीम। रहीम अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान है। वो जानते हैं सुलेखा की मृत्यु के बाद उनके बेटे कितना ज़्यादा अकेला हो चुका है। वो अभी दूसरों की मदद भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुके हैं वो। लेकिन आदम उनके पिता से कहते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और मेरे बेटा भी तो अभी मेरे साथ है।
ये बात सुनकर ना जाने क्यों रहीम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर मारिया की ऐसी हालत देखकर इमाम अली आदम को फ़ोन लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं ऐसी हालत में मारिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आदम ही है। आदम अपने दोस्त आसमान और इमाम अली के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो शैतान काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी चालाक भी है। वो आदम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आदम भी एक्सपीरियंस्ड है। वो समझ जाते हैं ये शैतान है और वो एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में वो शैतान इस शरीर को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन मारिया भी बहुत वीक हो चुकी है। वो काले रंग की उल्टी करना शुरू करती है और उसकी उल्टी में खून के साथ बहुत सारे कीले भी निकलता है, जो सबूत है उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। उधर घर में हम देखते हैं आदम के पिता रहीम अपने बेटे के कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। बेड के नीचे से उन्हें जुलेखा की कुछ तस्वीरें और कुछ लेटर्स मिलता है जो आदम अपनी बीवी के लिए लिखा करते हैं। रहीम इन चिट्ठियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे आदम पहुँच जाते हैं और वो अपने पिता की ऐसी हरकतों को देखकर बहुत ही इरिटेटेड हो जाते हैं। वो अपने पत्नी से प्यार करते हैं और उनकी याद में वो चिट्ठियाँ लिखा करते हैं। ये क्या गुनाह है? तो रहीम की इतनी अजीब सी बर्ताव कर रहे हैं। उधर मारिया फिर से पोजेस्ड हो जाती है और वो ज़ेदी को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये शैतान अभी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो अभी सिर्फ मारिया को ही नहीं, वो अभी आदम के घर में भी हॉन्ट कर रहा है। इमाम अली की गाड़ी में भी वो अटैक करता है, जिसके वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन उनकी मौत का इस कारण के बारे में किसी को भी नहीं पता। सबको लगता है ज़रूर कुछ अनहोनी हुआ है, लेकिन वो क्या, इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। इस बार जब आदम मारिया के घर जाते हैं तो उनके लिए एग्जॉर्सिज्म करना काफ़ी मुश्किल होता है और मारिया इतना ज़्यादा बीमार हो जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और इसी घर से अचानक से पाक उस्मान भी गायब हो जाते हैं। उसी वक्त आदम को भी पता लगता है इमाम अली के मौत के बारे में। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इमाम अली उनके बहुत ही करीब थे, बहुत स्नेह करते थे उन्हें। पहले जुलेखा, अभी इमाम अली, एक एक करके सभी का मौत हो रहा है और वो भी अननेचुरल तरीके से। और अभी पाक ओस्मान भी तो गायब है। इन सारे हादसों में कहीं ना कहीं कोई लिंक तो ज़रूर है। आदम जल्दी से एक्सीडेंट स्पॉट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अपने बेटे का फ़ोन आता है और वो फिर से अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था, जिसे सुनकर आदम जैसे पागल हो जाते हैं। वो बार बार आमिर से कहते हैं, कितनी बार तुम्हें कहा है तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम क्यों बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आदम ग्रेवयार्ड में जाकर जुलेखा की डिफॉर्म बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं। आमिर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन आदम उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारी माँ की हालत देखो और सच को एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद कभी भी अपनी माँ के बारे में सोचना भी मत। आमिर रोने लगता है, लेकिन उसे रोते देख आदम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगते हैं। अपने दोनों हाथों से वो अपने ही बेटे का गला दबाने लगते हैं, जैसे उनके ऊपर किसी शैतान का साया है। और तभी तभी उनका नींद टूट जाता है। वो देखते ही वो अभी भी गाड़ी में ही है। असल में चारों तरफ ऐसे चीज़ें हो रहा है कि वो इमोशनली और फिजिकली टूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। जब वो एक्सीडेंट स्पॉट में एक्चुअल में पहुंचते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर उनके पिता रहीम ऑलरेडी मौजूद है और वो शाह के साथ कुछ बात कर रहे हैं। शाह मतलब वही व्यक्ति जो उसे ग्रेवयार्ड में घूर रहा था। आदम को शक होता है, शाह के साथ उनके पिता क्या बात कर सकते हैं। इस शाह नाम के व्यक्ति के ऊपर आदम को पहले से ही शक था और अभी रहीम भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तो आदम को ऐसे लगने लगता है कि गांव में ये जो सारे अजीब हादसे हो रहे हैं और अभी पाक ओस्मान की गायब हो जाना, इन सारे हादसों में शायद इस व्यक्ति का कोई लिंक है। लेकिन वो कुछ पूछ पाए इससे पहले ही शाह वहाँ से भाग जाते हैं। घर आने पर उनके पास ज़ेदी का फ़ोन आता है, जो आदम को एक गुड न्यूज़ देती है। वो कहती है पाक ओस्मान लौट आए हैं
लेकिन वो अभी इसी वक्त आदम से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। आदम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही चिंतित थे पाक ओस्मान को लेकर। वो डर रहे थे कहीं पाक ओस्मान का भी इमाम अली की तरह खून ना हो जाए। लेकिन अभी वो आदम से क्या बात करना चाहते हैं? कहीं उन्हें इन हादसों के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? आदम जल्दी से उस घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कहीं भी पाक ओस्मान नहीं मिलता और उनके आंखों के सामने से ही जेती और मारिया भी अचानक गायब हो जाती है। वो देखते हैं वो इस घर में बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें समझने में देरी नहीं होता कि ये शैतानी खेल है। हॉस्पिटल में भी मारिया के ऊपर शैतानी हमला होता है और वो डर के मारे एक मॉर्ग में जाकर छुपती है, लेकिन वहाँ पर भी वो बच नहीं पाती और वो डिसाइड करती है बस बहुत हो चुका और नहीं सह सकती वो, और वो अभी सारी बातें आदम को बता देगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो फ़ोन लगाती है आदम को और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। आदम भी राज़ी हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए। उन्हें पता है वहाँ पर जाना उनके लिए कितना रिस्की हो सकता है। हो सकता है ये उस शैतान का कोई ट्रिक हो और ये शैतान भी दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा। उसे संभालना आदम की बस की बात नहीं है अभी। ये सब कुछ जानते हुए भी वो वहाँ पर जाने के लिए राज़ी होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि मारिया कुछ ऐसी जानती है जो उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आदम वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन जाने के समय रहीम उन्हें फ़ोन करते हैं। रहीम बार बार उनसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आदम कुछ भी नहीं सुनते। वो अपने पिता को वो एड्रेस देते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मारिया से मिलने, आपसे बाद में बात करता हूँ। आदम फ़ोन काट कर देते हैं और पहुँच जाते हैं उसी जगह में। ये एक पुरानी हवेली है। वहाँ पर जाने से उन्हें वहाँ पर मारिया तो मिल जाती है, लेकिन उनके ऊपर शैतानी हमला होता है। वो खुद को संभाल पाए इससे पहले ही मारिया के ऊपर भी हमला होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी लाइफ की सबसे डार्क सीक्रेट को डिस्क्लोज कर जाती है और इसी जगह इस मूवी की असली राज सामने आता है। हमें पता चलता है जुलेखा की मौत के कारण और कोई नहीं, मारिया है। वो एक्सीडेंट मारिया ने ही की थी, लेकिन वो खुद से ये सब नहीं की थी, उससे करवाया गया था। और इन सब के पीछे उसकी पिता पाक ओस्मान है। असल में ओस्मान शैतान की पुजारी है और वो भगवान के पुजारियों से नफरत करते हैं। गांव में कई सारे लोग आदम और इमाम अली से इंस्पायर्ड हो रहे थे और दिन बे दिन भगवान पे भरोसा बढ़ रहा था। तो वो चाहते थे आदम को ही जान से मार डालना, क्योंकि उसके बिना तो वो इजीली गांव वालों को मैनिपुलेट कर पाते। इसीलिए वो अपनी बेटी मारिया को भी पापेट की तरह यूज़ कर रहे थे और उससे वो एक्सीडेंट करवाए। लेकिन उस एक्सीडेंट में आदम बच गए और जुलेखा गुजर गई। मारिया चाहते हुए भी इस सीक्रेट को वो किसी से शेयर नहीं कर पाए। पाक ओस्मान हमेशा उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया करते थे और आज जब वो फाइनली आदम से सब कुछ कहने गई तो पाक ओस्मान ने उसे जान से मार डाला और अभी वो अपने हाथों से आदम को भी मारना चाहते हैं। जब ओस्मान ब्रूटली आदम पर वार कर रहे थे तभी अचानक से आसमान से एक बिजली का गोला उन पर आके गिरता है, जिसके वजह से वो वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर आ पहुँचते रहीम और उनके साथ हम देखते शाह भी यहाँ पर आए हैं। शाह को देखकर आदम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति भी शायद शैतान का ही पुजारी होगा, नहीं तो उनका इतनी अजीब बर्ताव के कारण क्या हो सकता है। और वो आदम के घर में भी तो एक बार चोरी छुपे आए थे, किस लिए? लेकिन यहाँ पर रहीम जो कहते हैं उससे इस मूवी की सेकेंड सीक्रेट के बारे में पता चलता है हमें। वो कहते हैं तुम्हें अभी भी बहुत कुछ पता होना बाकी है, लेकिन वो शाह के बारे में नहीं और किसी के बारे में नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे खुद के बारे में। असली सच्चाई तो ये है कि आदम जिस एक्सीडेंट में जुलेखा को खो दिया था, उसी सेम एक्सीडेंट में जुलेखा के साथ साथ वो अपने बेटे आमिर को भी खोया था। लेकिन इतने दिनों से वो इस सच्चाई से बेखबर था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आमिर उसके साथ है। वो इसे लेकर ग्रेवयार्ड में जाते थे, प्रेयर करते थे, लेकिन असल में वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। ये सारी चीज़ें शाह ने नोटिस की थी और वो इसीलिए इतनी अजीब तरह से उनके तरफ देख रहे थे और वो उनके घर में भी गए थे इसीलिए वहाँ पर आमिर है कि नहीं देखने के लिए। और उन्होंने ही रहीम को खबर दिया था कि शायद उनके बेटे को उनकी ज़रूरत है। अभी एट लास्ट आदम सारी सच्चाई को जान पाए हैं। वो कम्प्लीटली टूट चुके हैं। उनके अंदर जीने की और कोई इच्छा ही नहीं बची, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हैं
और वो ईश्वर से मदद मांगते हैं कि उन्हें जीने की ताकत दे ताकि वो फिर से दूसरों की मदद कर पाए। यहाँ पर ही ये फिल्म एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।